स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का इतिहास। क्लास 6 में जो भी दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 6 में मैंने बताया था पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दिया है और मैंने लगभग 11 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया है और ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 12। ओके, आज ये कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो 6ठी क्लास की इतिहास की किताब है ये पूरी तरीके से कंप्लीट फिनिश हो जाएगी। फिर हम लोग 7वीं क्लास की किताब पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दक्षिण भारत, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ओके, तो चलिए हम लोग देर न करते हुए सीधे पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि साथ ही साथ मैं इतिहास के साथ भूगोल भी पढ़ा रहा हूं, तो आप भूगोल की भी क्लासेस लेते रहिए। उसमें भी मैंने क्लास 6 की जो किताब है वो कंप्लीट करा दी है और क्लास 7वीं की किताब वहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। तो आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस से देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, दक्षिण भारत, 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। पाठ 12, दक्षिण भारत, 6ठी से 11वीं शताब्दी। दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्यों के बारे में, दक्षिण के कितने राज्य? 3 राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चेर, चोल और पांड राज्यों का वर्णन मिलता है। 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ। यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और यहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कन्याकुमारी, हिंद महासागर, ये सारे चित्र दिए हुए हैं, इनको ध्यान में रखिए। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ओके, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? विंध्याचल, विंध्य पर्वत। और कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। ये देखिए, ये नर्मदा नदी है और यहीं ऐसे विंध्याचल पर्वत है। विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक के भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। ओके, अब ये सब बेसिक जानकारी है। विंध्य पर्वतमाला से कन्याकुमारी तक का जो विशाल भूभाग है उसको हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार त्रिभुजाकार है, आप देखिए तो कुछ इस प्रकार इसका आकार है। ओके, पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। ये देखिए पूर्वी घाट है और यहाँ बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट देखिए तो अरब सागर। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल खाड़ी के मिलन बिंदु पर है। कह रहा है कि जो कन्याकुमारी वो कहाँ स्थित है? जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये देखिए 1 मिनट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जहाँ पर मिल जाते हैं वहीं पर आपका एक स्थित है कन्याकुमारी। फिर है इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। तो ये सब दक्षिण भारत के वंश है। ओके, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, चेर वंश, पांड वंश। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला एवं साहित्य के विकास पर विशेष बल दिया। तो ये जानिए, जो दक्षिण भारत के राज्य थे ये कला पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। तरह तरह की इमारतें, मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। ओके, लिखा भी है। इन शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। तो जो दक्षिण भारत के शासक हैं इन्होंने किस किस मंदिरों का निर्माण करवाया है? एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विशाल जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया। इन्होंने भारतीय कला एवं संस्कृति को दूर दराज देशों तक फैलाया। ये आप देख सकते हैं, ये एलोरा में है कैलाश मंदिर। ओके, फिर अब यहाँ कुछ वंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, प्रमुख वंश जो भी हैं। पहला वंश है राष्ट्रकूट वंश, जिसको मान्यखेट भी कहते हैं।
राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंत दुर्ग था, दंत दुर्ग। ओके, राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? दंत दुर्ग। इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाई। तो राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेट, जो आधुनिक सोलापुर यानी महाराष्ट्र के निकट थी। सोलापुर का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहीं पर पहले मान्यखेट हुआ करता था, जो कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी होती थी, जिसको राजधानी किसने बनाया था? तो प्रथम शासक था दंत दुर्ग, उसी ने इसको राजधानी बनाई। दंत दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ स्पष्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, जबकि आपको इधर पल्लव वंश, कांची और ये कुछ डेट वगैरह दिख रही होगी। राष्ट्रकूट वंश, देवगिरी, चालुक्य वंश, बादामी लिखा है, बाबा पता नहीं क्या लिखा है, बादामी साल लिखा है, पुलकेशिन द्वितीय और उनका वर्ष लिखा है चोल वंश तंजौर में। यहाँ देखिए एक चीज़ लिखा है चालुक्य वंश, और यहाँ कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए हम लोग जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। ओके, आप यहाँ देख लीजिए, चोल वंश के कुछ शासकों का नाम दिया है, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रमुख वंश है वो है चालुक्य वातापी वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। ओके, चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाई। वातापी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में किसे चुना? तो वातापी को, यानी वातापी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। कर्नाटक में एक जिला है बागलकोट, वहीं पर एक क्षेत्र का नाम है, एक स्थान का नाम है बादामी। उसी को पहले वातापी बोला जाता था, जो कि चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन प्रथम ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। ओके, तो हर्षवर्धन को युद्ध में किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक है, अच्छा लग रहा होगा आपको। पल्लव वंश, कांची, कांचीपुरम। ओके, तो उसी के आसपास इसका विकास हुआ पल्लव वंश का। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव शासकों ने कांची को अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में यह तमिलनाडु में स्थित है। कांची कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य जो है वहीं पर कांची स्थित है, और प्रारंभ में ये पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी कांची। सिंह विष्णु ने स्थापना की थी। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया था। तो महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को किसने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लव के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। ये देखिए महाबलीपुरम का रथ मंदिर। ओके, तो इसको पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था पत्थरों को काट करके। फिर है चोल वंश, ये तंजौर के आसपास विकसित हुआ था। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में भी मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राजों को जीता था। ओके, करिकाल नामक एक शासक था जो चोल वंश से संबंधित था, उसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। 8वीं शताब्दी में विजयपाल ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजौर ये है। इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से भी बाहर राज विस्तार किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। बहुत बड़ी बात है।
जो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, उसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। ये सब आप लिखते चलिए और जब ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा 6, 7, 8, तो मैं इसका जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी मैं बता दूंगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे चैप्टर से मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। अब देख लेते हैं शासन व्यवस्था कैसी थी उस समय दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर उनका नियंत्रण रहता था। ओके, तो जो सर्वे सर्वा होता था वो राजा ही होता था, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए, मसौदा देने के लिए कुछ मंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती थी, कर्मचारी होते थे जो राजा की सहायता करते थे, सलाह देते थे। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित तथा सुव्यवस्थित थी। ओके, चोल जो राजवंश था उसकी शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहा जाता था। तो चोल लोग अपने समस्त साम्राज्य को क्या कहते थे? राष्ट्रम। प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहा जाता था। ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि समस्त साम्राज्य को उस समय क्या कहा जाता था दक्षिण भारत में? तो राष्ट्रम, प्रांत को मंडलम, जनपद को नाडु, गांवों को कुर्रम कहा जाता था। कुर्मवासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ओके, अपने गांव की 2 समस्याओं को कॉपी में लिखिए। गांव स्तर पर इन समस्याओं का समाधान कौन और कैसे करता है? प्रधान वगैरह आजकल तो करते हैं। फिर है सामाजिक स्थिति, तो इसको भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ओके, उत्तर भारत की तरह। इस समय समाज में 2 वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और गैर ब्राह्मण। दक्षिण भारत में 2 ही वर्ग थे, एक गैर ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे, और एक ब्राह्मण। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर था। धनी धनी ही थे और गरीब एकदम गरीब ही थे। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर सुसज्जित होते थे, गरीबों के घर सादे होते थे, यानी कि मिट्टी वगैरह। फर्श कच्ची ईंट की होती थी। ये देखिए, कच्ची ईंट मतलब मिट्टी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे, परंतु मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। जो मजदूरों की दशा थी वो अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही थे। फिर धार्मिक स्थिति हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे, मतलब उनका जो धर्म था वो हिंदू था, लेकिन दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से होती थी। मैंने आपको बताया, शैव और वैष्णव आपने सुना होगा। शिव को मानने वाले जो अनुयायी होते थे वो शैव कहलाए। वैष्णव यानी कि विष्णु को मानने वाले जो भक्त थे। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बनाया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। कला साहित्य को बढ़ावा। शुरू में मैंने बताया कि जो दक्षिण भारत के जितने भी शासक हुए वे कला साहित्य को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए हैं। ओके, तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सब ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए हैं। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थी। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर का मंदिर चोल राजाओं ने करवाया था। बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासकों ने। यह है बृहदेश्वर मंदिर। ओके, नटराज की मूर्ति भी है। इसी समय की मूर्ति कला भी विकसित हुई थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। ओके,
तो जो बृहदेश्वर मंदिर है यहीं पर धातु की बनी नटराज मूर्ति स्थापित है। साहित्य की क्या प्रगति थी उसमें? दक्षिण भारत के राज्य शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे, अतः दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा स्थानीय भाषाओं में जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई, यानी कन्नड़ भाषा में उस समय ग्रंथ लिखे जाते थे। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी मैंने बताया था कांची, तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तमिल और संस्कृति के अध्ययन केंद्र भी थे। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। तो जो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उनके राज्यसभा में कौन से कवि थे? दंडी। ये सब कहाँ आपको मिलेगा? दूसरे किताबों में। फिर है कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में बहुत लोकप्रिय है। ओके, तो कंबन ने एक ग्रंथ लिखा रामायणम, तो उसका उतना ही महत्व है जितना तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस का उत्तर भारत में। ओके, आय के स्रोत व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, आप सभी लोग जानते हैं आज भी। वे अपने इन प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरी ओर मलय द्वीप यानी मलेशिया वगैरह ओके के साथ, वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। तो चूँकि मसाले बहुत अधिक मात्रा में दक्षिण भारत में उगते थे, अभी भी उगते हैं, तो इनका व्यापार बहुत अच्छे से हो जाता था दक्षिणी पूर्वी एशिया से, चाइना से, और यहाँ तक कि यूरोप के जो देश थे यूनान, रोम, इनसे भी इनका काफ़ी व्यापार होता था। मिस्र जो देश है उससे भी इनका व्यापार होता था। इनका प्रमुख व्यापार महाबलीपुरम था। प्रमुख बंदरगाह ओके, प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? महाबलीपुरम, जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज भी होती थी। फिर है दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों यानी श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप समूहों में अपनी संपर्क बनाए। इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए, जहां उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुंचे। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हुए और भारतीय विचार, कला, रीति रिवाज अपनाते गए। तो यानी कि अच्छे खासे संबंध थे उस समय। जो चोल वंश के राजा थे राजेंद्र चोल प्रथम, उनकी अपनी एक जल सेना भी थी और ये दूर दराज क्षेत्रों में अपना संबंध बनाते थे, यानी कि श्रीलंका, निकोबार द्वीप समूह, मलाया द्वीप समूह में अपने संपर्क इन्होंने बनाए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां बनाई। सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया में ओके, सुमात्रा वहीं की एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, जावा सुमात्रा, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोडिया ओके, कंबोडिया को पहले कंबोज बोला जाता था, और चंपा जिसके शासक शैव थे, इन्होंने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए गए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ साथ घुल मिल गए, जिससे भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई देता है। आज भी जाइए आप कंबोडिया, थाईलैंड, तो वहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति नज़र आएगी। कई आपको मंदिर मिलेंगे जो भारतीय संस्कृति से काफ़ी मेल खाते हैं ओके। तो आप जाइए कभी कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, यहाँ आपको भारतीय संस्कृति की झलक जरूर मिलेगी, क्योंकि इनके पहले भारत से संबंध होते थे। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य करती। जैसे अपने यहाँ रामलीला होता है, वैसे इंडोनेशिया में भी होता है। हालांकि उनका थोड़ा करने का तरीका अलग होगा, लेकिन वहाँ भी रामलीला होता है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। चित्र में आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन एक यहाँ पर
अच्छी चीज़ आपको दिख गई। अंकोर वाट का मंदिर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर रामायण आधारित लोक नृत्य करते हुए, जो कि इंडोनेशिया में है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध धरोहर है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ मूर्तियों में अंकित है, ओके, उभरी हुई हैं। यानी कि ये जो कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है, इसमें आपको जब दीवारें देखेंगे तो इसमें दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ लिखी हुई हैं, यानी भारतीय संस्कृति आपको वहाँ भी मिल जाएगी। अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदूर में, यानी इंडोनेशिया में है। ये है बोरोबुदूर का बौद्ध मंदिर। तो ये देखिए, बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ, उत्पत्ति हुई भारत में हुई, लेकिन अजीब बात यह है कि जो सबसे बड़ा मंदिर है वो भारत में नहीं, बोरोबुदूर यानी इंडोनेशिया में है। फिर इसके बाद ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी, यानी कि आपका अभ्यास प्रश्न आ गया, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। और अब इसमें कुछ नहीं है, आपका जो क्लास 6 की जो किताब है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अगर ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वें क्लास की किताब, जो कि पूरा का पूरा मध्यकालीन दिया हुआ है। तो क्लास 6 में आपने पढ़ा प्राचीन इतिहास, क्लास 7 में मध्यकालीन, और क्लास 8 की जो बुक है उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी।